आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो की कहानी बाय बाय, नेहा पीयूष की आवाज़ में। नाम उसका फातिमा था, पर सब उसे फातू कहते थे। पनिहाल के दर्रे के उस तरफ उसके बाप की पंचक्की थी, जो बहुत सीधा साधा राजमिस्त्री था। वह दिन भर उस पंचक्की के पास बैठी रहती। पहाड़ के दामन में छोटी सी जगह थी, जिसमें यह पंचक्की लगाई गई थी। फातू के बाप को 2-3 रुपए रोजाना मिल जाते थे, जो उसके लिए काफ़ी थे। फातू अलबत्ता उनको नाकाफ़ी समझती थी, क्योंकि उसे बनाव सिंगार का शौक़ था और वह चाहती थी कि अमीरों की तरह ज़िंदगी बसर करे। काम काज कुछ नहीं करती थी, बस कभी कभी अपने बूढ़े बाप का हाथ बटा देती थी। उसको आटे से नफरत थी, इसलिए कि वह उड़ उड़कर उसकी नाक में घुस जाता था। वह बहुत झुंझलाती और बाहर निकलकर खुली हवा में घूमना शुरू कर देती, या चनाब के किनारे जाकर अपना मुंह हाथ धोती और अजीब किस्म की ठंडक महसूस करती। उसको चनाब से प्यार था। उसने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि यह इश्क का दरिया है। जहाँ सोनी माहिवाल हीर रांझा का इश्क मशहूर हुआ। वह बहुत खूबसूरत थी और बड़ी मजबूत जिस्म की जवान लड़की थी। एक पंचक्की वाले की बेटी शानदार लिबास तो पहन नहीं सकती। मैली सलवार, ऊपर फरनुमा कुर्ता, दुपट्टा नदारद। नज़ीर सचेतगढ़ से लेकर बानिहाल तक और भदरवा से किश्तवाड़ तक खूब घूमा फिरा था। उसने जब पहली बार फातू को देखा तो उसे कोई हैरत नहीं हुई। उसने देखा कि फातू के कुर्ते के निचले 3 बटन नहीं हैं और उसकी जवान छातियाँ बाहर झाँक रही हैं। नज़ीर ने उस इलाके में एक ख़ास बात नोट की थी कि वहाँ की औरतें ऐसी कमीज़ें या कुर्ते पहनती हैं जिनके निचले बटन गायब होते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या ये जानबूझकर हटा दिए जाते हैं या वहाँ के धोबी ही ऐसे हैं जो उनको उतार लेते हैं। नज़ीर ने जब पहली बार सैर करते हुए फातू को अपनी 3 बटनों वाली कमीज में देखा तो उस पर लट्टू हो गया। वह हसीन थी, नाक नक्श बहुत अच्छा था। ताज्जुब कि वह मैली होने के बावजूद दमकती थी। उसका लिबास बहुत गंदा था, मगर नज़ीर को ऐसा महसूस हुआ कि यही उसकी खूबसूरती को निखार रहा है। नज़ीर वहाँ एक आवारा गर्द की हैसियत रखता था। वह सिर्फ कश्मीर के देहात घूमने और घूम फिरने आया था और करीब करीब 3 महीने से इधर उधर घूम फिर रहा था। उसने किश्तवाड़ देखा, भदरवा देखा, कुद और बटोत में कई महीने गुजारे, मगर उसे फातू जैसा हुस्न कहीं नजर नहीं आया था। बनिहाल में पंचक्की के बाहर जब उसने फातू को 3 बटनों के बेनियाज कुर्ते में देखा तो उसके जी में आया कि अपनी कमीज़ के सारे बटन अलग कर दे और उसकी कमीज़ और फातू का कुर्ता आपस में रल मिल जाए, कुछ इस तरह कि दोनों की समझ में कुछ भी न आए। उससे मिलना नज़ीर के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए कि उसका बाप दिन भर गंदुम, मकई, ज्वार पीसने में लगा रहता था और वह थी हंसमुख, हर आदमी से खुलकर बात करने वाली, बहुत जल्दी फुल्लू मिट्टू हो जाती थी। चुनाचे नज़ीर को उसकी नज़दीकी हासिल करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। चंद दिनों में ही उसने मेल जोल पैदा कर लिया। यह मेल जोल थोड़ी देर में मोहब्बत में बदल गया। पास ही चनाब, जिसे इश्क का दरिया कहते हैं और जिसके पानी से फातू के बाप की पंचक्की चलती थी, उस दरिया के किनारे बैठकर नज़ीर उसको अपना दिल निकाल कर दिखाता था, जिसमें सिवाय मोहब्बत के और कुछ भी नहीं था।
फातू सुनती इसलिए कि वह उसके जज्बात का मजाक उड़ाना चाहती थी। असल में वह थी ही हंसोड़। सारी जिंदगी वह कभी रोई नहीं थी। उसके माँ बाप बड़े फक्र से कहा करते थे कि हमारी बच्ची बचपन में भी कभी नहीं रोई। नज़ीर और फातू में मोहब्बत की पींगें बढ़ती गई। नज़ीर फातू को देखता था तो उसे यूँ महसूस होता कि उसने अपनी रूह का अक्स आईने में देख लिया है। और फातू तो उसकी दीवानी थी, इसलिए कि वह उसकी बड़ी खातिरदारी करता था। उसको वह चीज़ जिसे मोहब्बत कहते हैं पहले कभी नसीब नहीं हुई थी, इसलिए वह बहुत खुश थी। बनिहाल में तो कोई अखबार मिलता नहीं था, इसलिए नज़ीर को बटोत जाना पड़ता था। वहाँ वह देर तक डाक खाने के अंदर बैठा रहता। डाक आती तो अखबार पढ़कर पंचक्की पर चला आता। करीब करीब 6 मील का फासला था, मगर नज़ीर इसका कोई ख्याल न करता। यह समझता कि चलो वर्जिश हो गई। जब वह पंचक्की के पास पहुंचता तो फातू किसी न किसी बहाने बाहर निकल आती और दोनों चनाब के पास पहुंच जाते और पत्थरों पर बैठ जाते। फातू उससे कहती, नज़ीर आज की खबरें सुनाओ। उसको खबरें सुनने का खब्द था। नज़ीर अखबार खोलता और उसको खबरें सुनाना शुरू कर देता। उन दिनों सांप्रदायिक झगड़े चल रहे थे। अमृतसर से यह किस्सा शुरू हुआ था, जहाँ सिखों ने मुसलमानों के कई मोहल्ले जलाकर राख कर दिए थे। वह ये सब खबरें उसको सुनाता। वह सिखों को अपनी गंवार जबान में बुरा भला कहती। नज़ीर खामोश रहता। एक दिन अचानक यह खबर आई कि पाकिस्तान कायम हो गया है और हिंदुस्तान से अलग हो गया है। नज़ीर को तमाम वाक़यात की जानकारी थी, मगर जब उसने पढ़ा कि हिंदुस्तान ने रियासत मंगरोल और मानादादार पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो वह बहुत परेशान हुआ। मगर उसने अपनी परेशानी को फातू पर जाहिर न होने दिया। दोनों का इश्क अब बहुत बढ़ चुका था। इसका पता फातू के बाप को भी हो गया था। वह खुश था कि मेरी लड़की एक इज्जतदार और शरीफ घराने में जाएगी, मगर वह चाहता था कि उसकी बेटी सयालकोट न जाए, जहाँ का नज़ीर रहने वाला था। उसकी यह ख्वाहिश थी कि नज़ीर उसी के पास रहे। दौलतमंद का बेटा है, पंचक्की के पास खाली ज़मीन पड़ी है, उस पर एक छोटा सा मकान बनवा ले और दोनों मियाँ बीवी उसमें रहें। जब चाहा पलक झपकते श्रीनगर पहुँच गए। वहाँ 1-2 महीने रहे, फिर वापस आ गए। कभी कभार सयालकोट भी चले गए, क्योंकि वह भी बहुत दूर नहीं। फातू के बाप से नज़ीर ने खुलकर बातचीत की। वह उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी रजामंदी बता दी। नज़ीर और फातू बहुत खुश हुए। उस दिन पहली बार नज़ीर ने उसके होठों को चूमा और खुद अपने हाथ से उसके कुर्ते में 3 बटन लगाए। दूसरे दिन नज़ीर ने अपने माता पिता को लिख दिया कि वह शादी कर रहा है। कश्मीर की एक देहाती लड़की है जिससे उसे मोहब्बत हो गई है। 1 माह तक पत्र व्यवहार होता रहा। आदमी रोशन ख्याल थे, इसलिए वे मान गए। हालांकि वे अपने बेटे की शादी अपने ख़ानदान में करना चाहते थे। उसके पिता ने जो आखिरी खत लिखा, उसमें यह इच्छा प्रकट की गई थी कि नज़ीर फातिमा का फ़ोटो भेजे ताकि वे अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, क्योंकि वह उसके हुस्न की बड़ी तारीफ़ कर चुका था। लेकिन बानिहाल जैसे पिछड़े इलाके में वह फातू की तस्वीर कैसे हासिल करता? उसके पास कोई कैमरा नहीं था, न वहाँ कोई फ़ोटोग्राफ़र। बटोत और कुद में भी उसका नामो निशान नहीं था। संयोग से एक दिन श्रीनगर से मोटर आई। नज़ीर सड़क पर खड़ा था। उसने देखा कि उसको उसका दोस्त रणबीर सिंह ड्राइव कर रहा है। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, रणबीर यार ठहरो।
मोटर ठहर गई। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिले। नज़ीर ने देखा कि उसकी मोटर में कैमरा पड़ा है, रोलीफ्लेक्स। नज़ीर ने उससे कुछ देर बात की, फिर पूछा, तुम्हारे कैमरे में फिल्म है? रणवीर ने हंसकर कहा, खाली कैमरा और खाली बंदूक किस काम की होती है? मेरे कैमरे में 16 एक्सपोजर हैं। नज़ीर ने फौरन फातू को रोका और अपने दोस्त रणवीर से कहा, यार इसके 3-4 पोज ले लो। और तुम, मेरा ख्याल है सियालकोट जा रहे हो, वहाँ से डेवलप और प्रिंट कराकर मुझे 2 कापियाँ बटोत के डाक खाने की मार्फत भिजवा देना। रणवीर ने बड़े गौर और बड़ी दिलचस्पी से फातू को देखा। उसकी मोटर में डोगरा फौज के 3-4 सिपाही थे, 303 की बंदूकें लिए। रणवीर, जो मुकाम फ़ोटो लेने के लिए पसंद करता, ये सशस्त्र फौजी उसके पीछे पीछे होते। नज़ीर उनके साथ होना चाहता तो ये डोगरे उसे रोक देते। कश्मीर में हल्लड़ मच रहा था। उसके बारे में नज़ीर को अच्छी तरह मालूम था कि हिंदुस्तान पर उसका काबिज होना चाहता है, मगर पाकिस्तानी उसका विरोध कर रहे हैं। फ़ोटो लेकर जब नज़ीर का दोस्त रणवीर अपनी मोटर के पास आया तो उसने नज़ीर की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। फातू तो डोगरे फौजियों की गिरफ्त में थी। उसने उसे ज़बरदस्ती मोटर के अंदर डाला। वह चीखी चिल्लाई, नज़ीर को अपनी मदद के लिए पुकारा, मगर वह बेबस था। डोगरे फौजी संगीने ताने खड़े थे। जब मोटर स्टार्ट हुई तो नज़ीर ने अपने दोस्त रणवीर से बड़े बेबसी के लहजे में कहा, यार रणवीर, यह क्या हो रहा है? रणवीर सिंह ने, जो मोटर चला रहा था, नज़ीर के पास से गुजरते हुए हाथ हिलाकर सिर्फ इतना कहा, बाय बाय। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने वापस उपस्थित होंगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।